दोस्तों, आज हम भारत के लोग के 15वीं कड़ी में आपका स्वागत है। थोड़ा विलम्ब हुआ 2-4 मिनट का, उसकी वजह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहीं। यूट्यूब पे जाने में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उसको करेक्ट करने में 1-2 मिनट लगा। आज हम लोग पंचायतों के उस व्यवस्था की चर्चा जो कल शुरू की थी उसको आगे बढ़ाएंगे। जो एक पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे पेड़ वाले बाबा चंद्रभूषण त्रिपाठी। लखनऊ में रहते हैं, बहुत अच्छे समर्पित व्यक्ति हैं और बहुत काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, पेड़ के लिए। पीके सिंह जी सामने हैं, बहुत खुशी की बात है। तो पेड़ों के लिए अद्भुत काम कर रहे हैं और उनका पेड़ों को लगाने का और जहाँ लगवाते हैं वहाँ आगे भी देखभाल होती रहे, इसके लिए बहुत विशेष उन्होंने तरीके आज़ाद किए हैं कि कैसे लोग जुड़ें, कैसे ये सब अच्छे से अच्छे तरीके से हो, उस पे चर्चा करेंगे। तो चंद्रभूषण त्रिपाठी, पेड़ वाले बाबा, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 6.5 लाख से ज़्यादा पेड़ उन्होंने लखनऊ के आसपास और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगवाया है। 6.5 लाख से ज़्यादा पेड़। और ये आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों से। पहले साइकिल लेकर के निकलते थे, फिर मोटरसाइकिल लेकर के निकलते थे, अब उनके पास एक मारुति वैन भी हो गई है लोगों के सहयोग से। तो मारुति वैन में पीछे पौधे लादे हुए डिक्की में और ऊपर, और वैन के चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधों के बारे में लिखा हुआ, और उनकी मोबाइल वैन वो चलती रहती है। उस पे ऊपर माइक भी लगा हुआ है जिसमें पर्यावरण और पेड़ों संबंधित गाने भी चलते रहते हैं। जिधर जाते हैं बच्चों के लिए और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, और इसी बहाने पेड़ों, पौधों और प्रकृति के प्रति जागरूकता भी लगातार पैदा करते रह रहे हैं। तो उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उन पेड़ वाले बाबा के बारे में जो अनवरत, उनका एक मिशन है 11 लाख पेड़ लगाने का अपने जीवन में। 6.5 लाख लगा चुके हैं, शेष अभी 5.5 लाख और 4.5 लाख में ही हो जाएगा। 4.5 लाख और लगाने बाकी हैं। यह उनका एक
विशाल अभियान है। उनके मोबाइल वैन पर जहाँ जाते हैं ये गाना बजता रहता है और जिससे लोगों के कान में ये आवाज़ गूंजती रहती है, आवा पेड़वा लगावा ए भैया, आवा पेड़वा लगावा ए भैया। ये गाना चलता रहता है माइक पे और इन्हीं की आवाज़ में जिधर जाते हैं लोगों को पता चल जाता है कि पेड़ वाले बाबा आ गए हैं। और ये केवल यही नहीं करते कि पेड़ लगा दिए जाएं उसके बाद उनका चाहे जो हो। आमतौर पर जब बड़ी योजनाओं में पेड़ लगते हैं, सरकारी व्यवस्थाओं में पेड़ लगते हैं, तो अगर 1000 पेड़ लगते हैं तो 10, 15, 20, 40, 60, 100 तक बच सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिर सूख जाते हैं या उनकी देखभाल नहीं हो पाती। यहाँ पर ये सुनिश्चित करते हैं कि जहाँ पेड़ लगे ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहें और बढ़ें, पूरी तरह से अपना रूप धारण करें और उनकी पूरी देखभाल हो, रक्षा हो। तो ये किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा उसके आसपास या जहाँ भी पेड़ लगाते हैं उसको उसका रिश्ता कायम करते हैं, गार्जियन बना देते हैं उन व्यक्तियों को। वो तो ये कहते हैं कि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो जिस भी व्यक्ति के यहाँ, और ये अब इसी मौसम में, बरसात के मौसम में जून के शुरुआत से एक्टिव हो जाते हैं और अक्टूबर नवंबर तक बहुत एक्टिव, अक्टूबर तक बहुत एक्टिव रहते हैं। तो वो पौधों व फलों के बीजों को प्रसाद के रूप में जिम्मेदार लोगों को देते हैं। जिनको भी पौधा व बीजों को देते हैं उनसे वो यही कहते या समझाते हैं, कोई परिचित हो, परिचित का परिचित हो, परिचित के परिचित का परिचित हो, या यहाँ तक अपरिचित हो, अगर पौधे बच गए हैं तो अपरिचितों के यहाँ सीधे घंटी बजा देंगे। उनकी गाड़ी देख करके उस व्यक्ति को ये तो इनका पेड़ पौधों से कुछ लगाव है, कुछ उसी सिलसिले में आए होंगे। अब यह बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि यह पौधा नहीं मेरी पुत्री है, यह पौधा नहीं मेरी पुत्री है। छोटे छोटे पौधे, हर तरह के फलदार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फूल वाले वृक्ष भी तो, और बड़े वृक्षों पर ही। तो यह पौधा नहीं मेरी पुत्री है, बड़े लाड़ प्यार में पली है और कोमल है, नाजुक है, जानवर देखते ही डरती है, गर्मी में इसे प्यास बहुत लगती है। 2 साल पालेंगे तो ये पीढ़ियों पीढ़ियों को पालेगी। मेरी बेटी जिंदा रहती है तो फल फूल छाया देती है, मर जाती है तो चौखट पल्ला बनकर घर की रखवाली करती है। मेरी बेटी मरघट तक साथ देती है। इसे अपने घर आंगन खेत खलिहान में बसा लीजिए, लगा लीजिए, मुझे अपना समधी बना लीजिए। ये रिश्ता कायम करते हैं कि जिससे पेड़ लगवाते हैं उनका इनका समधी का रिश्ता हो जाता है, इनकी बेटी उनके घर जा रही होती है। तो कृष्ण कन्हैया जी आ गए हैं, स्वागत है। तो ये रिश्ता कायम करते हैं। सुनील अस्थाना जी आ गए हैं, मनोज मिश्रा जी आ गए हैं, हर्ष जी आ गए हैं, कौशलेंद्र जी आ गए हैं। तो मैं बता रहा था पेड़ वाले बाबा, जो लोग बाद में आए हैं, चंद्रभूषण त्रिपाठी जी, ये लखनऊ और आसपास तो इनका बहुत सघन अभियान रहा है पिछले 20-25 सालों से, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ये काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, लगवाते हैं। 6.5 लाख पेड़ लगवा चुके हैं और 11 लाख पेड़ अपने जीवन में लगाने की इनकी योजना है। अद्भुत व्यक्तित्व हैं। अपने मारुति वैन की डिक्की में पौधे भरे हुए लगातार घूमते रहते हैं। अभी इनका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो इसके बाद बताएंगे। तो डिक्की में पौधे भरे हुए और ऊपर गाना चलता हुआ माइक पे कि आवा पेड़वा लगावा ए भैया, ए हमार भैया। और परिचित अपरिचित सबके यहाँ जाते हैं, घंटी बजाते हैं, और वह व्यक्ति अगर निकलता है
शहरों में, गांव में तो ऐसे ही लोग घेर लेते हैं गाड़ी के चारों तरफ, तो उससे वो एक रिश्ता कायम करते हैं, बताते हैं कि ये पौधे ये हम लाए हैं, ये प्रसाद के रूप में आपका देना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हुए कि ये पौधा नहीं, मेरी पुत्री है, बड़े लाड़ प्यार में पली है। एक बार फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ, बहुत संवेदनात्मक, सेंटिमेंटल, भावात्मक पंक्तियाँ कहते हैं। नाजुक है, जानवर देखते ही डरती है, गर्मी में इसे प्यास बहुत लगती है, 2 साल पालेंगे तो ये पीढ़ियों पीढ़ियों को पालेगी। गोपाल कमल जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी बेटी जिंदा रहती है तो फल फूल छाया देती है, मर जाती है तो चौखट पल्ला बनकर घर की रखवाली करती है। मेरी बेटी मरघट तक साथ देती है, इसे अपने घर आंगन में, खेत खलिहान में बसा लीजिए, लगा लीजिए, मुझे अपना समधी बना लीजिए। मैं आपके सुख दुख में साथ रहूँगा, शुभकामना मंगल कामना। तो यह कहते हैं, उससे एक रिश्ता जाना अनजाना जोड़ते हैं और फिर सुनिश्चित करते हैं कि उस जिन पौधों को ये लगाया है उन्होंने उस सीज़न में उसकी देखभाल हो, केवल यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। और इनका एक गाना वो भी बजता रहता है माइक पे, और कभी कभी अब सुनाते हैं, जो भी गाने ये सुनाते हैं या माइक पे जो भी बजता है सब इनका खुद का गाया हुआ है। तो उनका फ़ोन नंबर मैं आज आपको लिखूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके काम के बारे में और जानकारी कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में उनको बुला के पेड़ लगवा सकते हैं। उनके बारे में और डिटेल्स अगर चाहिए तो वो भी वो व्हाट्सएप पे या वो भेज देंगे, आपको चित्र भी भेज देंगे, क्या क्या काम कैसे कैसे करते हैं, या फ़ोन पे आपको उनका गाना भी सुन सकते हैं, आपको सुना देंगे। तो ये गाना तो वो हर जगह गा के सुनाते हैं, लेकिन मैं तो केवल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस समय ये सुविधा नहीं है कि मैं आपको उनका गाना सुनवा सकूँ। हरा भरा पेड़वा मत काटा मोरे भैया, पेड़वा चिड़ैया बसेर, पेड़वा चिड़ैया बसेर, चिड़ैयों का बसेरा है। तालाब झील पोखरा मत पाटा मोरे भैया, कछुआ मछरिया बसेर, कछुआ मछरिया बसेर। काहे बिन सून अंगनवा भैया, काहे बिन सून दुआर, काहे बिन सून पोखरवा भैया, काहे बिन सून बाटे बाग। बेटी बिन सून अंगनवा भैया, बेटा बिन सून दुआर, हंस बिन सून पोखरवा भैया, कोयलर बिना सून बाटे बाग। उमड़ घुमड़ी बाबा तुलसी लगावें, निमिया लगावें अकेल, जेकर तुलसी ते ले जई हैं, रह जई हैं अमुआ अकेल। तो ये गाना को गीत में गाते हैं और इस तरह से वो एक संबंध बनाते हैं जहाँ भी पेड़ लगाते हैं, और वो संबंध आजीवन चलता है इनका उस पेड़ के माध्यम से, जिसे वो अपनी बेटी उस परिवार को देते हैं। इसके अलावा दूसरा काम है गरीब बच्चों को पढ़ाना। लगातार ये 300-400 गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं वही जानते हैं। अब मैं तो अपने जन्मदिन पर उन बच्चों के पास जा करके उनसे इंटरैक्ट करके उनको संविधान की बातें, छोटे छोटे बच्चे स्लम्स के और मजदूरों के जो कामगार हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ लखनऊ में काम करने वाले, मध्य प्रदेश से, रायपुर से, बिहार से, उनके बच्चे, कंस्ट्रक्शन में लगे हुए बच्चे, इन सब के बच्चों को पढ़ाते हैं, किताबें देते हैं, कोशिश करते हैं कि एक टाइम खाना भी दें, फल खिलाते हैं, और बहुत अच्छे तरह से उनको आगे बढ़ाते हैं। संभव होता है तो जाड़े में कपड़ा भी देते हैं। तो यह उनकी दूसरी तपस्या है, पौधों की देखभाल, पेड़ तक पहुंचाना और बच्चों की देखभाल। ये दोनों काम में इतने तल्लीन रहते हैं कि फिर इन्हें और किसी चीज़ के सोचने का मौका भी बहुत कम मिलता है, अपने में लीन रहते हैं। इधर जब से मुझसे 6-7 साल से संविधान की मेरी कथाएं चालू हुई,
कितना ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितने लोगों को वेंटिलेटर पे जाने से बचा रहे हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन लगा करके चलने से बचा रहे हैं, और साथ में गरीब बच्चों की वो देखभाल। तो बहुत प्रणम्य है इनका काम। और इसीलिए लखनऊ शहर में तो ज़्यादातर लोग इनको जानते हैं लोग, और इनका काम खुद बोलता है। तो ऐसे पेड़ वाले बाबा चंद्रभूषण त्रिपाठी जी को हम लोग नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और अभी बरसात का सीज़न है, अगर आपको अपने घर के आसपास पेड़ लगवाना हो तो उनको याद करिए। वो खुशी खुशी जहां आप कहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। बस उनको एड्रेस बताने की देर है, उसमें देर नहीं होगी उनके पहुंचने में। और अब हम लोग आते हैं, रघुनंदन दीक्षित जी आ गए हैं, अनिरुद्ध जायस जी आ गए हैं, शशि प्रकाश सिंह जी आ गए हैं, विनय शुक्ला जी आ गए हैं, आनंद जी आ गए हैं। सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत। तो कल हम लोग बेसिक भावभूमि गांव पंचायतों की वहां तक पहुंचे थे। आज चर्चा करने वाले हैं कि 29 विषय जो संविधान ने गांव पंचायतों को दिए हैं वह कौन कौन से हैं। एक चीज़ और बता दें कि 1000 के गांव, 1000 गांव की अगर कोई किसी गांव की पॉपुलेशन है तो वहां पर गांव पंचायतों की स्थापना हो सकती है। 1000 से 3-4 हज़ार तक भी हो सकती है, लेकिन 1000 शुरुआत है, 1000 से ऊपर होना चाहिए। और जैसा कि कल बताया कि 3 तरह के हैं। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायतों की 73वें संविधान संशोधन के बाद। गांव पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत, और फिर जिला पंचायत। तो हम लोग मूलतः चूंकि ग्राम स्वराज्य की चर्चा इधर कर रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा चर्चा करेंगे गांव पंचायतों की। फिर किसी दिन जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत पर भी चर्चा करेंगे बाद में। तो गांव पंचायत का एक प्रधान होगा। 1000 तक के गांव की आबादी के 9 सदस्य होंगे। उसके साथ साथ 2000 के आबादी तक 11 सदस्य होंगे। गांव सभा में एक प्रधान होगा प्लस सदस्य होंगे। तो 1000 की आबादी तक 9 सदस्य, 2000 की आबादी तक 11 सदस्य होंगे, 3000 की आबादी तक 13 सदस्य होंगे, और 3000 से अधिक आबादी के लिए 15 सदस्य होंगे। इस तरह गठन होगा गांव सभा का। और साल में कम से कम 2 बैठक होनी जरूरी है, ज्यादा हो सकती है। और इसकी सूचना अलग अलग जगह पर, वैसे गांव में तो सूचना बहुत देना आसान है, सब एक दूसरे को जानते हैं, मिलते जुलते ही रहते हैं, लेकिन कहीं पर उसका लिख करके चस्पा कर दिया जाए जगह जगह कि ये मीटिंग अब होने वाली है। और प्रधान की जिम्मेदारी है कि ये बैठकें बुलाई जाएं, और अगर प्रधान बैठक नहीं बुलाता है तो एडीओ पंचायत भी बैठक को बुला सकता है। लेकिन खास बात यह है कि सारे फैसले जो भी गांव सभा को लेना है, प्रधान को लेना है, वह इस मीटिंग में ही पास कराया जाएगा या इस मीटिंग से अप्रूव होगा। प्रधान अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकता, वह केवल फैसिलिटेटर है। फैसला सारे गांव की लोगों की मीटिंग में होगा। जैसे कोई फैसला विधानसभा या लोकसभा में सारे मेंबर्स करते हैं, तो सारे गांव के लोग, जो गांव सभा है उसके मेंबर हैं, और ये उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इसलिए गांव के सारे लोगों से
उस सभा में मीटिंग करानी होती है। यही लोगों को नहीं पता है और कभी मीटिंग नहीं होती और गांव पंचायत वो रजिस्टर भर लिया जाता है। जहाँ जहाँ लोग जान जाते हैं कि सारे फैसले हम लोगों को लेना है और कम से कम 2 बार साल में बैठक बुलानी है, तो अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दूसरा परिवर्तन यह जानने से होता है कि अगर गांव प्रधान काम का ठीक से नहीं कर रहा है, बैठकें नहीं बुला रहा है, फैसले हम लोगों से नहीं करा रहा है, तो उसको निकाला जा सकता है 2 ही साल के बाद। 2 साल उसका काम अगर संतोषजनक नहीं है तो उसको निकाला जा सकता है। वो निकालने की क्या प्रक्रिया है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। लेकिन वो ये जान लेने से कि 2 साल का काम देखने के बाद निकाला जा सकता है, प्रधान एकदम सही काम करने लगते हैं। उसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने देखे हैं, तो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। गांव पंचायतों के क्या कार्य हैं ये पढ़ते हैं। और गांव पंचायत की योजना तैयार करनी होती है। जैसे केंद्र की योजना और केंद्र का बजट बनता है, राज्य की योजना और राज्य का बजट बनता है, वैसे संविधान में प्राविधान है। आलोक त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि बहुत जरूरी जानकारी है। जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी जानकारी है और गाँव के लिए तो अमृत की तरह से है। जिन जिन गाँव में ये जानकारियाँ हो जाती हैं, गाँव बदलने लगता है। तो गांव पंचायतों का भी एक बजट बनना होता है। हर साल क्षेत्र के विकास के लिए गांव सभा एक योजना बनाएगी और उसे निर्धारित समय सीमा के अंदर क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत को भेजेगी। और गांव पंचायतों का बजट भी बनता है और जैसे बजट विधानसभा या लोकसभा में पास होता है, वैसे यहाँ गांव पंचायतों का बजट सारे गांव के लोगों की जो मीटिंग होती है उसमें पास होना होता है। बिल्कुल समझ लीजिए कि जो लोकसभा या प्राप्त हो, और अगर विश्वास हो गया तो 2 साल के बाद गांव के लोग उसको निकाल सकते हैं। और ये निकालने वाली जानकारी तो बिल्कुल चमत्कारिक होती है। उसका एक किस्सा मैंने बताया भी था। उधर बस्ती के बगल वाला जो जिला है सिद्धार्थ नगर का, लेकिन फिर आज उसको, चूंकि इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ है, आज उसको फिर बता दूंगा बाद में कि कितना प्रभावी है ये प्रोविजन। फिर बजट के बारे में ये व्यवस्था दी गई है भारत के संविधान में गांव पंचायतों के बजट के बारे में कि प्रत्येक गांव पंचायत एक निश्चित समय में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले साल के लिए, वहाँ भी वित्तीय वर्ष वही है, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले साल के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब तैयार करेगी। यह हिसाब किताब गांव पंचायत की बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक वोटों से पास किया जाएगा। बजट पास करने के लिए बुलाई गई गांव पंचायत की बैठक का कोरम संख्या का आधा होगा, मतलब गांव की जितनी संख्या है उसके कम से कम आधे लोग बजट वाली सभा में आए। तो और जो सभाएं होंगी पूरे गांव के लोगों की, उसमें कम लोग भी आए तब भी चल जाएगा, वो बैठक मानी जाएगी। लेकिन बजट का पास करने के लिए कम से कम आधे लोगों का उस सभा में आना जरूरी है और फिर वो सब लोग उसको पास करेंगे। और जितने लोग उपस्थित हैं उसके कम से कम आधे उसको पास करें, मतलब बहुमत से पास होगा। कम से कम आधे लोग गांव के जितने लोग हैं आधे लोग उस बजट वाले मीटिंग में आए और जितने लोग मीटिंग में आए हैं उसके आधे लोग उसको समर्थन दें, तभी बजट पास होगा। अब क्या क्या कार्य हैं, 29 विषय क्या क्या हैं, देखिए कितनी छोटी छोटी बारीक बातें लिखी हुई हैं। आपको आनंद आएगा ये जान करके कि क्या क्या चीज़ें गांव सभा के लिए दी गई हैं, गांव पंचायतों के लिए दी गई हैं और गांव के लोगों के विकास के लिए सोची गई हैं। खेती और बागवानी के विकास के साथ साथ बंजर भूमि का विकास तथा उसके नाजायज कब्जे को रोकने की व्यवस्था करना। बंजर भूमि पर लोग नाजायज कब्जा करने लगते हैं, तो खेती और बागवानी के विकास के साथ साथ
बंजर भूमि का विकास तथा उसके नाजायज कब्जे की रोकने की व्यवस्था। भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण व चकबंदी में सरकार की सहायता करना। लघु सिंचाई योजनाएं, माइनर इरिगेशन। लाला जी दीपक जी भी आ गए हैं, रितेश सिंह जी आ गए हैं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। सब लोग वे कुछ लोगों के तरफ से मैसेज आ रहा है, कैमरा नहीं काम कर रहा है उनका। तो लघु सिंचाई योजनाएं, माइनर इरिगेशन में जल वितरण में सहायता तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत व देखभाल। माइनर इरिगेशन पूरा का पूरा गांव सभा को दे दिया गया है और उसमें लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत व देखभाल गांव को दे दिया गया। मछली पालन को बढ़ावा देना। गांव में जो तालाब हैं, जो जल क्षेत्र हैं, उसमें मछली पालन को बढ़ावा देना भी गांव पंचायतों का काम है। सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाना व उनके देखभाल तथा रेशम की खेती को बढ़ावा देना। वनों के छोटे छोटे उत्पादों को बढ़ावा देना। कहीं झाड़ी हो और बांस के जंगल हों या ढेर सारे पेड़ हों, तो उसमें जो वन के उत्पाद हैं उसको भी डेवलप करना, वहाँ पे जहाँ पे पेड़ों का झुंड हो। छोटे उद्योग धंधों की तरक्की में सहायता देना तथा स्थानीय व्यापार की तरक्की कराना। स्थानीय व्यापार की तरक्की कराना, इसी में किसानों को उनके अनाज का मूल्य, उचित मूल्य मिले, इसकी व्यवस्था कराना भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन डॉक्टर दुर्गा शरण मिश्र जी आ गए हैं, उनका भी, लेकिन अगर उनको पता ही नहीं है, ये किसी गांव में कभी न बताया गया न इम्प्लीमेंट किया गया। जिन गांव में हम लोग जाते हैं, संविधान कथाएं कहते हैं, वहां इस पर विशेष रूप से फोकस करते हैं और फिर उसके बाद वो गांव बदलने लगता है। तो ये, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि ये सारी बातें बताए गांव के लोगों को, लेकिन उसका क्या आलम है उसको मैं बता भी चुका हूं एक बार, लेकिन वो भी बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। खेती और इसके पहले छोटे उद्योग धंधों की तरक्की में सहायता देना तथा स्थानीय व्यापार की तरक्की कराना। खेती और व्यापार से जुड़े उद्योगों के साथ साथ कुटीर उद्योग और गृह उद्योगों व ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। तो कुटीर उद्योगों, छोटे छोटे जो गांव में जुड़े हुए उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना। गांव पंचायत क्षेत्र में मकान बनवाने के लिए जमीन का आवंटन और आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता देना। यहाँ पर प्रधान ज्यादातर गड़बड़ करते हैं, खुद ही सारा फैसला कर लेते हैं और अपने परिचितों को ही सब, या अपने जो उनके साथ लगे हुए लोग हैं उन्हीं को दे देते हैं, गरीबों को नहीं मिल पाता है। जबकि इसके लिए बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि किस तरह के लोगों को आपको ये आवंटन करना है। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में मकान बनाने के लिए जमीन का आवंटन और आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में काम करना, सहायता देना। पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने आदि के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत व देखभाल करना। पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत व देखभाल करना। ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास व पौधों के विकास के लिए चारा भूमि, गांव की सड़कों पर नाजायज कब्जे को रोकना। ईंधन और चारा, जो भी दुधारू पशु लोग पालते हैं उनके चारा की व्यवस्था, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उनके लिए वो घास या वो सब चीज़ें उगाई जा रही हों। तो ईंधन और चारा भूमि से संबंधित घास व पौधों के विकास। ईंधन के लिए लकड़ी गरीब लोगों को चाहिए वहाँ पे, जहाँ जहाँ, अब तो खैर गैस पहुँच रही है, लेकिन जब नहीं था, ये बात 93 में लिखी गई है संविधान में।
विकास के साथ चारा भूमि, गांव की सड़कों पर नाजायज कब्जे को रोकना। चारा भूमि कोई अपना खेत न बना ले। इसी तरह से सड़क, गांव में यह टेंडेंसी होती है कि जो रोड छोड़ी गई, जब उसका परिसीमन हुआ, चकबंदी हुई, तो दोनों तरफ से लोग, क्योंकि वो कच्ची होती है, दो मिट्टी हटाते हटाते उस सड़क को मेड़ बना देते हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रोचमेंट होता रहता है। तो उस इंक्रोचमेंट को रोकना, जितना उसकी चौड़ाई है उसको मेंटेन करना, ये भी गांव सभा और गांव प्रधान का ही जिम्मेदारी है। गांव की सड़कों, पुलों और नौका घाटों का निर्माण एवं उनकी देखभाल। आप सोचिए कि कितनी कितनी बारीकी से छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं संविधान में, भारत के संविधान में लिखा हुआ है। गांव की सड़कों, पुलों और नौका घाटों का निर्माण एवं उनकी देखभाल, जल मार्गों की देखभाल और सार्वजनिक स्थानों से नाजायज कब्जे को हटाना। कब्जे को हटाना भी भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि गांव पंचायतों की ड्यूटी है, जबकि वो उल्टा रहा है, क्योंकि गांव प्रधान ही कब्जा कर रहा है और करा रहा है। उसका कारण यही है कि जो एक बार प्रधान चुन लिया गया, न कोई मीटिंग बुलाता है, न कोई जानता है कि इसे हम हटा सकते हैं। तो वो गैर जानकारी की वजह से ये सारी गड़बड़ियां चल रही हैं। गांव के सार्वजनिक मार्गों वाले जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था तथा उनकी देखभाल करना। स्ट्रीट लाइट्स की, प्रकाश की व्यवस्था करना भी गांव पंचायतों काम है। और अब तो तमाम सारी सोलर पावर की योजनाएं भी हैं, उनको सही तरीके से लगाया जाए तो हर गांव में स्ट्रीट लाइट में लाइट रहेगी। लेकिन न उन योजनाओं का ठीक से इस्तेमाल हो रहा है और न सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। प्रधान जी कोशिश करते हैं सब कुछ उन्हीं के घर के आसपास या उन्हीं घर में हो जाए। गांव में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। 93 में लिखा जा रहा है कि गैर पारंपरिक स्रोतों का बढ़ावा देना, जो सोलर पावर और ये सब, और उनका क्रियान्वयन करना। गांव में चलाए जाने वाले गरीबी मिटाने के कार्यक्रमों का विकास, उन्हें बढ़ावा देना और उनकी देखभाल करना। तमाम सारी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीमें होती हैं गरीबी मिटाने वाली, तो गांव में चलाए गए गरीबी मिटाने के कार्यक्रमों का विकास, उन्हें बढ़ावा देना और उनकी देखभाल करना। शिक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है गांव का, उसकी देखभाल तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ जागरूकता पैदा करने का ये अलग से जिम्मेदारी दी गई है। तो लेकिन लोगों को पता ही नहीं। बालिकाओं की शिक्षा पर खास ध्यान देना, ग्रामीण कला और शिल्पकारों को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन, बड़े लोग जो निरक्षर हैं या अशिक्षित हैं उनको शिक्षा देना। पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना और उनकी देखभाल। हर गांव में पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना इस 73वें संविधान संशोधन के बाद ड्यूटी हो गई है। मैंने 80s में जो शिक्षा पर किताब लिखी थी, तख्ती के अक्षर, उसमें यही सोचा था कि वही लिखा था कि अगर हर गांव में एक अच्छा लाइब्रेरी हो गया, जिसमें जीवन की उपयोगी सारी किताबें हों, जितने मैगजीन्स और अखबार आते हों, जिसमें रोजगार के अवसर के बारे में बताया जाता हो, कहीं कंपटीशंस जो होते हैं नौकरी के लिए उनके बारे में हो, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जैसे रोजगार समाचार जो अखबार बहुत प्रचलित है, अब पता नहीं अब चल भी रहा है कि हम लोगों के समय तक तो था, तो उसको भी रखा जाए ताकि गांव के जो बच्चे हैं उनको सारी चीज़ें वहाँ उस वाचनालय में मिल जाएं, उस पुस्तकालय में मिल जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना और उनकी देखभाल। गांव में सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा देना, स्थानीय त्योहारों तथा खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना करना और उनकी देखभाल। गांव की सीमा में लगने वाले मेलों, बाजारों व हाटों पर नियंत्रण करना। गांव की
जो बाउंड्री के अंदर जितने भी मेले हैं, बाजार हैं, हाट हैं, वो ठीक से लगें, व्यवस्था के साथ लगें, उनमें कोई अफरा तफरी नहीं रहे और वो नियंत्रित तरीके से रहे, सबको सुविधा रहे, इसकी विशेष ध्यान रखना। ग्रामीण स्वच्छता व मनुष्य और पशु टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना, महामारियों की रोकथाम के लिए कार्यवाही, छुट्टा पशुओं को रोकना, लोग अपने अपने पशुओं को अपने कब्जे में रखें, बांध के रखें, जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीकरण करना, जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीकरण करना, यह गांव प्रधान और पंचायत का काम है और वही ऑथेंटिक माना जाता है। जैसे शहरों में जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो आप यहाँ रजिस्टर ऑफिस के यहाँ होता है, गांव प्रधान का भी जो रजिस्ट्रेशन है उनके रजिस्टर में हो जाता है, वो भी इक्वली मान्य है यहाँ हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी। जन विवाह का पंजीकरण करना, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, जो भी केंद्र और राज्य के परिवार कल्याण के कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा देना, गांव की महिलाओं और बच्चों को विकास तथा उनके स्वास्थ्य व पोषण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना और उन्हें बढ़ावा देना, गांव की महिलाओं तथा बच्चों के विकास तथा उनके स्वास्थ्य व पोषण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की में भाग लेना और उन्हें बढ़ावा देना, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करने के साथ साथ विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर, चिरंजीव कुमार जी भी आ गए हैं, मनोज कुमार जी, विवेकानंद जी, श्लोक जी, तमाम सारे नाम एक एक करके आते जा रहे हैं अलग अलग स्क्रीन पर। सबका स्वागत है, सबको नमस्कार। तो मैं इस समय पढ़ रहा हूँ जो 29 विषय संविधान ने गांव पंचायतों को दिए हैं, गांव सभा को दिए हैं। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करने के साथ साथ विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के कार्यक्रमों के सफलता के लिए कार्य करना, कमजोर वर्गों खासतौर से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना तथा उन्हें लागू करना। आवश्यक, अब लास्ट अंतिम 2 बचे हैं। आवश्यक वस्तुओं चीनी, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और कपड़ा आदि के वितरण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कोटेदारों का कोटे से अनाज मिलता है या ये चीज़ें मिलती हैं, इसके लिए के वितरण के संबंध में लोगों को जागरूक करना तथा उस पर नजर रखना है। कोटेदार का अपॉइंटमेंट भी यही लोग करते हैं, गांव सभा के लोग ही करते हैं, और उनके गतिविधि पर कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, इस पर नजर भी रखना है। और पंचायत के क्षेत्र में बनी सार्वजनिक संपत्तियों की देखभाल व उनकी सुरक्षा करना। पंचायत के क्षेत्र में बनी जितनी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, सरकारी हैं, चाहे केंद्र सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, खुद पंचायत ने बनाई हों, तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्तियों की देखभाल करना और उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो ये मोटे तौर पर ये प्रोविजंस हैं 29 विषय जो गांव पंचायतों को दिए गए हैं। अब अगर प्रधान इस तरह से काम नहीं कर रहा है, उसको निकाला जा सकता है, 2 साल काम देखने। तो 73वें संविधान संशोधन के बाद जो 1993 में हुआ, उसके बाद पूरे देश के पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम हर राज्य ने अपने अपने बनाए हैं, उसी संविधान के सारे
संविधान के प्रोविजन को देखते हुए उन्होंने अपने अपने अधिनियमों में परिवर्तन भी किया 93 के बाद। तो उस परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में जो परिवर्तन आया उसके अनुसार जो उनकी आर्टिकल 14 है, धारा 14 है, उसके में प्रधान के निष्कासन की कार्यविधि दी हुई है। अब सोचिए कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति के उस दौरान 75-76 के उस आंदोलन में जो मांग की थी कि अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि काम ठीक से नहीं करते हैं तो उनको वापस बुलाया जा सकता है। चुने हुए प्रतिनिधि अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनको वापस बुलाया जा सकता है। ये बहुत राइट टू रिकॉल, पब्लिक का अधिकार है कि उन्हें राइट टू रिकॉल मिले। लेकिन यह सोचा गया कि विधानसभा और लोकसभा में राइट टू रिकॉल देना संभव नहीं है, इतना बड़ा क्षेत्र है। कैसे उनको राइट टू रिकॉल दिया जाएगा, प्रैक्टिकली कैसे होगा? तमाम सारी इन स्थितियों की वजह से वह जो डिमांड थी उस पर आगे बात नहीं हुई। लेकिन जब गांव पंचायतों या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक आया, अमेंडमेंट हुआ संविधान में, और ये उसमें शामिल किए गए, तो राइट टू रिकॉल, वापस लेने का अधिकार, लोगों को हटाने का अधिकार जनता को दे दिया गया। जो चीज जयप्रकाश नारायण चाहते थे वह उनको दे दिया गया। सोचिए कि अगर ये प्रोविजंस शुरुआत में आए होते, जब संविधान बना था उसी समय, तो शायद इसमें राइट टू रिकॉल नहीं होता, क्योंकि सब कुछ वैसा ही होता जैसा विधानसभा और लोकसभा के लिए रखा गया है। लेकिन जब ये 73 में संशोधन के द्वारा 93 में आए, तो उस समय तक राइट टू रिकॉल की बात आ चुकी थी, उसके लिए आंदोलन वो भी ध्यान में लोगों के था। तो ये था कि अगर प्रधान काम नहीं कर रहा है तो उसको निकालने की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वहाँ ये प्रैक्टिकल है, बहुत छोटा एरिया है, सब एक दूसरे को जानते हैं, 1000, 2000, 3000 इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक कहती है काम नहीं कर रहे हैं तो हट जाएंगे। तो प्रैक्टिकल है, इसलिए राइट टू रिकॉल दिया गया। और ये सबसे एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में और कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के विकास में। लेकिन दुखद पहलू यही है कि यह बात जन जन तक नहीं पता। जिसको वापस बुलाना है उसको पता ही नहीं है कि हम इनको वापस बुला सकते हैं। तो प्रधान के निष्कासन के क्या प्रोविजन है, मैं वो पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद कुछ और जो उससे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, क्यों राइट टू रिकॉल नहीं काम कर रहा है, यह आपसे शेयर करेंगे। जो मैंने कहा था कि पहले भी कभी संकेत किया था, लेकिन आज चूंकि मौका है तो इसलिए विशेष रूप से इस पर चर्चा जरूरी है। गांव सभा विशेष रूप से बुलाई मीटिंग में, इसके लिए अलग से मीटिंग बुलाई जानी है निकालने के लिए। गांव सभा विशेष रूप से बुलाई मीटिंग में जिसकी नोटिस 15 दिन पहले दे दी गई हो, उसकी नोटिस 15 दिन पहले देनी होती है। प्रधान को गांव सभा के उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से निकाल सकती है। प्रधान को गांव सभा के जो मीटिंग में उपस्थित लोग हैं, जो उपस्थित हैं, उनके 2/3 बहुमत से प्रधान निकाल दिया जाएगा। दो तिहाई बहुमत से निकाला जा सकता है, जितने लोग उपस्थित हैं उनके। अब कितने की उपस्थिति जरूरी है वो आगे स्पष्ट किया गया है। पहला,
गांव सभा के सदस्यों की 1/3 संख्या उपरोक्त मीटिंग के लिए कोरम या न्यूनतम होगी। गांव सभा के जितने सदस्य हैं, केवल उसके 1/3 लोग भी अगर उपस्थित हैं तो कोरम पूरा है। अगर 1200 सभा है तो अगर 400 लोग भी उपस्थित हैं गांव प्रधान की हटाने वाली मीटिंग में तो कोरम पूरा हो गया। और जितने लोग उपस्थित हैं उसके 2/3 अगर उसके बहुमत में उसके पक्ष में निकालने को वोट दे देते हैं तो प्रधान निकल जाएगा। तो अगर 600 लोग उपस्थित हैं और 2/3 उसका 400 हुआ तो 400 लोग अगर वोट दे रहे हैं कि प्रधान को निकलना है तो प्रधान निकल जाएगा। यह प्रक्रिया बनाई गई है कि अगर गांव के लोग ये 29 विषयों को ठीक से पालन नहीं कर रहा है, अगर आ गए हैं उनका भी स्वागत है। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी ने सवाल पूछा है, लेकिन सर जी आज के जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति उदासीनता और तानाशाही रवैया को देखते हुए राइट टू रिकॉल बहुत आवश्यक है। हाँ आवश्यक है, इसीलिए तो रखा हुआ है, लेकिन आप बताइए तो सही, कम से कम अपने संपर्क सूत्र में, या कोशिश करिए, आपके तो साथ इतने युवा जुड़े हुए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव इस दिसंबर में या जनवरी फरवरी में होने वाला है, हर गांव 60,000 गांव हैं, वहां तक ये बात पहुंच जाए कि ऐसे प्रधान चुनने हैं जो सही काम करें, हमारे सेवक हों, हमसे फैसला कराएं, सारा फैसला हमारा होना चाहिए, उनको केवल इम्प्लीमेंट करना है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 2 साल बाद निकाल दिए जाएंगे। ये दोनों बातें जहां जहां पहुंच जाएंगी, जादू होगा, चमत्कार होगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो गांव सभा के सदस्यों की 1/3 संख्या उपरोक्त मीटिंग के लिए कोरम का काम करेगी और जितने लोग उपस्थित हैं उसके 2/3 भी अगर वोट देते निकालने के लिए तो प्रधान निकल जाएंगे। अब दूसरा है कि प्रधान को हटाने के लिए मीटिंग प्रधान का कार्यकाल शुरू होने के 2 साल के अंदर नहीं बुलाई जाएगी। वो इसलिए रखा गया है कि ऐसा ना हो कि दुश्मनी निकालने के लिए कोई जैसे ही वो टेन्योर शुरू होता है तो उनके विरोध काम करने लगे। एक उचित समय गांव वालों को दिया गया है कि वो देखें कि प्रधान ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। वह अपने ऑब्जर्वेशन, अपने अनुभव के आधार पर अगर धीरे धीरे उसके विरुद्ध असंतोष हो रहा है तो 2 साल के बाद हम उसको निकाल सकते हैं। तो जो चुनी हुई गांव सभा है उसके प्रति भी न्याय किया गया है, उसे मौका दिया गया है 2 साल का कि अपना काम अच्छा करके दिखाओ। और एक चीज ये भी है, तो यहाँ पर यह है कि गांव सभा विशेष रूप से बुलाई गई मीटिंग में जिसकी नोटिस 15 दिन पहले दी गई है, ये सेक्शन 14 के अलावा कहीं और 15, 16, 17 में कहीं लिखा है कि ये जो नोटिस दी जाएगी वो भी गांव सभा के 1/3 लोग वह नोटिस कम से कम देंगे। यानी कि अगर 1200 की गांव सभा है तो 400 लोग इन राइटिंग नोटिस देंगे कि हम प्रधान के निकालने के लिए ये मीटिंग बुलाना चाहते हैं, तो फिर मीटिंग बुलाई जाएगी। 1/3 लोग मीटिंग बुलाएं, जितने लोग उपस्थित हों, वह कोरम भी 1/3 है, कम से कम 1/3 लोग उपस्थित रहें, और जितने लोग उपस्थित हैं उसके 2/3 अगर हटाने की बात से सहमत जताते हैं तो हट जाएंगे। एक और चीज किया गया है कि अगर उपरोक्त उद्देश्य के लिए बुलाई गई मीटिंग कोरम के अभाव में, उससे कम लोग आते हैं कोरम से, या 2/3 बहुमत के अभाव में असफल हो जाती, 2 स्थितियों में असफल हो सकती प्रधान को निकालने का जो प्रयास हो रहा है, या तो जो लोग आए उस मीटिंग के लिए निकालने की स्पेशल मीटिंग में उसका कोरम ही ना पूरा हो, 1/3 लोग ना पहुंचे, और दूसरा जो लोग पहुंचे वो निकालने के पक्ष में 2/3 वोट ना दें, कम वोट दें, तो उस स्थिति में फिर ऐसी मीटिंग अगले 1 साल तक नहीं बुलाई जाएगी, उसके बाद ही बुलाई जा सकती है। गौतम चंद बोहरा जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो वो मीटिंग 1 साल की फिर
बाद ही बुलाई जाएगी। 1 साल का फिर मौका मिल रहा है गांव पंच सभा को, प्रधान को, जो और अच्छा काम करके दिखाए। अब इससे जुड़ी हुई 2 घटनाएं आपके सामने, जो मैंने पहले में हम भारत के लोग में आपके सामने रखा है, लेकिन ये सीधे सीधे इससे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग पहले के प्रोग्रामों को नहीं देखे हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और YouTube पे जाने के बाद और संख्या बढ़ रही है, तो इसलिए आज फिर मैं उन्हें दोहरा रहा हूँ। सिद्धार्थनगर में एक गांव से एक व्यक्ति का फोन आता है कि पांडे जी, हमने आपकी एक किताब पढ़ी है, हमारे गांव सभा है यहाँ सिद्धार्थनगर में, और उसमें आपकी किताब में संविधान के बारे में जानकारी है। हाँ गौतम बोरा जी, नमस्कार। आप गौतम बोरा जी चेन्नई से हम लोग का ये प्रोग्राम देख रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी आवाज़ कनाडा, अमेरिका, चेन्नई, हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जगह पहुंच रही है। अब इससे ज़्यादा मुझे क्या खुशी हो सकती है। वही है कि जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर मिलजुल कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। साल 2 साल ये प्रोग्राम लगातार जब चलता रहेगा और भारत के कोने कोने तक ये बातें पहुंच जाएंगी, उसके बाद अगर आप लोग महसूस करेंगे कि अब इन बातों का विस्तार दुनिया में और जगहों पे होना चाहिए, तो फिर एक नई सीरीज इसके साथ शुरू हो सकती है। वो हो सकता है वो सुबह हो, या इस सीरीज को इसी का नाम बदल करके आप इस नाम का विस्तार दे करके हाँ गोपाल जी, गौतम चंद जी, उन्होंने कहा कि आपके बाल बहुत बढ़ गए हैं। जिंदगी में पहली बार इतने लंबे बाल हुए हैं क्योंकि कोरोना काल में सैलून गया नहीं और बस यूं ही बढ़ गए। पत्नी योजना बना रही हैं कि किसी दिन वो खुद काटेंगी। पत्नियों को अपने पति के बाल काटने में विशेष आनंद भी आता होगा, तो वो भी आनंद ले लें तो वो होगा। ये तो खैर लाइटर साइड है। तो उन्होंने कहा कि संविधान कथा की एक किताब हमारे पास आई है। तो मैं ये किताब आपको कैसे मिली? तो कहा कि आप फला फला इंटर कॉलेज में संविधान कथा कहने के लिए आए थे हमारे गांव के आसपास, और वहाँ आपने ढेर सारी किताबें बांटी थी। तो हमारे गांव का भी एक लड़का वहाँ पढ़ता है और वहाँ से वो किताब लाया था, उसको हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों के गांव की एक समस्या है, रवि रॉय जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग के गांव की एक समस्या है कि हमारे गांव का जो कोटेदार है वह सारा का सारा अनाज ब्लैक करने की कोशिश करता है, ब्लैक में बेचने की कोशिश करता है। शुरू में 2-4 दिन कुछ लोगों को दे दिया, लेकिन बाद में सब ब्लैक कर देता है। तो हमने कहा कि आपने अगर किताब पढ़ी है तो उसमें जो आप लोगों के अधिकार हैं दिए हुए, वो 29 विषय, वो अब गांव पंचायत के हाथ में है, प्रधान जी के हाथ में है। तो प्रधान से शिकायत करिए, ये सीधे सीधे होने की जिम्मेदारी है। तो उनका यही तो रोना है कि प्रधान जी, क्या वो भतीजा है, तो इसलिए प्रधान जी उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। प्रधान जी की भी एक तरह से मौन स्वीकृति है तभी तो हमने कहा कि वो किताब अगर आपने पढ़ी हो तो उसी किताब में प्रधान को निकालने का प्रक्रिया लिखी हुई है। गांव जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में जो परिवर्तन आए हैं वो लिखा हुआ है। तो आप लोग सीधे सीधे प्रधान जी के पास जाइए। आप अकेले तो प्रभावित होंगे नहीं, बहुत लोग इससे दुखी होंगे क्योंकि वह ब्लैक कर रहा है। तो सब लोग मिल करके प्रधान जी के पास जाइए, और प्रधान जी अगर पढ़े लिखे हों तो उनसे कहिए वो पढ़ लें, और अगर ना पढ़े लिखे हों तो आप लोग पढ़ के सुना दीजिए। और उनसे ये कहिए केवल, अब शिकायत मत करिए उनके भतीजे की पब्लिक कोटा सब जो आता है वो ब्लैक हो जाता है, ये सब। उन्होंने कहा कि देखिए,
उसके लिए मैंने आपसे कहा था, आपने कुछ नहीं किया, वो वैसे ही अभी ब्लैक हो रहा है। अब हम उसकी शिकायत करने नहीं आए हैं, आपसे केवल ये कहने आए हैं कि आप खुद अपने बारे में तय करिए कि आप 2 साल का प्रधान रहेंगे कि 5 साल का। ये प्रोविजन प्रधान को निकालने वाला उनको पढ़ के सुना दीजिए। वो प्रधान जी इतने घबरा गए कि अगले दिन से सब ठीक ठाक हो गया। फिर उनका फोन आया कि इस बात ने तो जादू का असर किया और उन्होंने उसको चाहे हड़काया हो या जो हो, अगले दिन से सब ठीक हो गया। तो केवल जानकारी हो जाने से सारे परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन अगर जानकारी ही नहीं है तो फिर कोई और उसका उपभोग करेगा जो जानकारी रख रहा है, जैसा कि हमने पहले पिछले उसमें दिक्कत किया था, वो डिस्कस किया था, आपको बताया था। अब इस अनुभव के बाद ये आईआईएम लखनऊ में मेरे लेक्चर होते रहते हैं, तो वहाँ पे लेक्चर के लिए गया, तो ये अनुभव वहाँ प्रोफेसरों को शेयर किया। तो उनमें एक प्रोफेसर जो केरला के थे, उन्होंने कहा कि हमारा साथ का पढ़ा हुआ लड़का है जो पंचायती राज सेक्रेटरी है भारत सरकार में। तो हमने कहा उसका नंबर दीजिए, आपके रेफरेंस से हम बात करते हैं। हमने उनसे बात किया कि पंचायती राज अधिनियम और 73वें संविधान संशोधन के बाद जो परिवर्तन आए पूरे देश में, उसको जन जन तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक वो कैसे उस पर अमल करेंगे। प्रधान को निकालने का जो प्रक्रिया है वो अगर नहीं जानेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रधानों का लूट मार और सब चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी, तो हमने कहा आप लोग भारत सरकार क्या कर रही है इसके बारे में, या आप लोग क्या करते हैं, इसके लिए लगातार एडवर्टीजमेंट और ये सब चीज़ें क्यों नहीं आती हैं, इनको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, हर जनता को जागरूक करना चाहिए गाँव की। तो उन्होंने कहा इसके लिए हम लोग करते हैं, प्रदेश सरकारों को फंड्स दे देते हैं और फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वह अपने प्रदेश में सारी जनता को बताएंगे। तो हमने फिर पंचायती राज के जो डायरेक्टर यहाँ उत्तर प्रदेश में थे उनसे फ़ोन किया, वो हमारे परिचित भी थे, कि आप लोगों को सेंटर से जो फंड्स आते हैं ये पंचायती राज के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा सर इसमें 2 काम करते हैं, कभी कभी प्रधानों को लखनऊ बुला करके यहाँ उनकी ट्रेनिंग या सेमिनार करते हैं, कभी कभी हम या हमारे और ऑफिसर्स या स्टाफ जिलों में जा करके वहाँ पर सारे प्रधानों को बुला करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने कहा यह उल्टी बात है, कौन सा प्रधान जा करके, अगर आप उसे बता भी दें कि आप निकाले जा सकते हैं और इस तरह से ये है, तो कौन सा प्रधान गांव में जा करके उन लोगों को बताएगा कि तुम मुझे निकाल सकते हो। या अगर उनको बता भी दिया जाए कि सारे फैसले तुमको करने हैं सारे लोगों से, गांव सभा की मीटिंग में तुम्हें खुद कोई फैसला नहीं करना है कि किस विधवा को पेंशन मिलेगी, किस गरीब का मकान बनेगा, किस पुल का निर्माण होगा, कौन स्कूल ठीक से चलेगा, कैसे चलेगा, ये सारे फैसले गांव के लोगों, क्योंकि प्रभावित लोग वो हैं और सत्ता भी उन्हीं के पास है, आप तो केवल उनके सेवक हो। तो ये जब कौन कौन प्रधान ही जाके बताएगा कि हम खुद कोई फैसला नहीं कर सकते, हम तो आपकी मीटिंग में ही हमको सारे फैसले लेने। तो ये तो ऐसा हुआ कि जैसे हम चोरों को और हथियार दें और सशक्त करें और जनता को खुला छोड़ दें, उनको कुछ ना बताएं, ना उनको हथियार दें, ना कुछ करें। तो ये उल्टी गंगा बह रही है पूरे व्यवस्था में, पूरे देश में पिछले 70 साल से। जन सशक्तिकरण, जनता को सारी बातें बताने की आज तक कोशिश ही नहीं की गई। और मुझे अब खुशी है, 6 साल से मैं लगातार इस पर लगा हुआ हूँ, तो आज इतने लोग अब साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। शुरू में तो साल 2 साल 3 साल मेरा इतना मजाक उड़ाया गया चारों तरफ, लेकिन उस मजाक को झेलते झेलते आज स्थिति यह है कि अब लोग प्यार करने लगे हैं, सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं और आगे फैलाने लगे। तो ये हमारे लिए 6 साल की तपस्या के बाद अगर इतनी स्थिति अच्छी हो गई है, तो अगले 4-5 सालों में तो बहुत तेजी से फैलेगा, क्योंकि पौधा शुरू में जब उगता है बीज, तो बहुत धीरे धीरे कोपल एक, कोपल दूसरी कोपल,
लेकिन जब थोड़ा और बड़ा होने लगता है तो बहुत तेजी से उसका विकास होता है। तो ये जो संविधान के और बेसिक लोकतंत्र के और आज़ादी के मतलब की जो पौध पिछले 6 साल में बढ़ी है, अब उसके तेजी से विकास का समय आ रहा है, मौसम आ रहा है। और आप सब लोग जो अपना समय दे रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कितने लोगों ने तो 500 लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है और कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। चकित हूँ, ये जो लाइव प्रोग्राम पिछले 15-16 दिन में ही कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जो मैंने कहा था कि इसको लगातार चलाया जाए या एक दिन का ब्रेक भी दिया जाए, उसमें कई लोगों के फोन आए और कई लोगों ने लिखा कि नहीं, ये रोज चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग की आदत सी होती जा रही है इसको सुनने की। तो यह इसकी सफलता का बहुत बड़ा स्थिति है, सफलता की, और मेरे और आपके लिए खुशी का एक स्रोत है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण चर्चाएं पंचायती राज या राइट टू रिकॉल से हम लोग कर सकते हैं। शुरू में मेरी ये बातें भी लोगों को बहुत पसंद नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उसको समझने लगे हैं। वह आपके सामने रख रहा हूं। ये चीजें थोड़ी अटपटी भी लग सकती हैं क्योंकि यह संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन यह आपका भी ऑब्जर्वेशन होगा, हमारा भी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मीडिया उसको कभी नहीं दिखाती। इसलिए जो लोग सोचने समझने वाले नहीं हैं, जो सोचते समझते नहीं है गहराई में, वह मीडिया में छपी बात का विश्वास कर लेते हैं और जो बातें हम कह रहे हैं या आप भी वही सोचते हैं, उसको दरकिनार कर देते हैं। अब राइट टू रिकॉल पे आया। पंचायतों में राइट टू रिकॉल दे दिया गया है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में राइट टू रिकॉल नहीं है। लेकिन अगर मिड टर्म पोल होता है कहीं किसी स्टेट में या सेंटर में, 2-3 साल सरकार चली, गिर गई, कई वजह हो सकते हैं, वो पार्टी जिसकी सरकार हो खुद टूट जाए, या अगर मिली जुली सरकार है तो समर्थन वापस हो जाए, वगैरह वगैरह अनंत फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मध्यावधि चुनाव हो सकता है। 2-3 साल बाद, 3 साल बाद, 3.5 साल बाद, 4 साल बाद। आप गहराई से सोचिए, क्या मध्यावधि चुनाव राइट टू रिकॉल नहीं है? जब करोड़ों अरबों खर्च करके सारे चुनावों में 70 के बाद या 65 के बाद के दशकों में लोग अंधाधुंध पैसा, गुंडई, शराब और क्या क्या उल्टे सीधे मुद्दों के आधार पर जेल में बैठ करके चुनाव जीत करके आते हैं, और जो उनके पास कितने क्रिमिनल केसेस होते हैं, रेपिस्ट भी होते हैं, डकैत भी होते हैं, कौन कौन नहीं होता। अगर ये हमारे विधानसभा और लोकसभा में भरे हुए हैं और वह सरकार गिर जाती है और पार्लियामेंट या विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो ये तो सब के सब रिकॉल कर लिए गए और जनता को दोबारा मौका मिलता है नए सिरे से चुनने के लिए। तो ये तो नेचर प्रदत्त या परोक्ष रूप से राइट टू रिकॉल ही है। हर चुनाव पब्लिक के लिए एक मौका है, एक अवसर है अपने चुनाव के तरीके को सुधारने का। हर चुनाव जो आता है, चाहे नॉर्मल चुनाव हो या मध्यावधि हो, वह एक मौका है लोकतंत्र, संविधान और आज़ादी के मतलब को नए सिरे से, संविधान को जानने का, समझने का और उसके हिसाब से वोट देने का।
उन शहीदों को याद करने का जिनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी और ये वोट देने का मौका मिला हुआ है, हम इस लोकतंत्र में जिंदा हैं। तो यह एक मौका है। मीडिया क्या प्रोजेक्ट करती है कि मध्यावधि चुनाव जनता के लिए संकट। संकट किसके लिए है? नेताओं के लिए। आप बिहार के ये बात है 2003-4 की, 5 के आसपास, बिहार के उस चुनाव का याद करिए जहां एक बार विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई सरकार नहीं बन पाई। अगर कोई सरकार नहीं बन पाती तो दोबारा चुनाव होगा। बिहार में दोबारा चुनाव हुआ। अब उन प्रत्याशियों का सोचिए जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीते थे, किस उम्मीद में कि इस योजना में, उस योजना में, इस तरह से, उस तरह से 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ कमाएंगे, बचाएंगे, कमीशन लेंगे। और जब नहीं कुछ हुआ, जीरो रह गया और फिर से चुनाव हुआ, तो वह 1 करोड़, 1.5 करोड़ या जितना भी खर्च किया वो उनका नेट लॉस हुआ। अगर ऐसे ही 6-6 महीने पे चुनाव होने लगे तो सोचिए कि जितने ये इन्वेस्ट करके फायदा कमाने वाले हैं, ये सब तो भाग जाएंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। फिर तो वही लोग लड़ेंगे जो अपनी सेवा के आधार पर, जिनको क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो संकट किस पे आता है? जब सरकार गिरती है और को चुनाव में जाना होता है। कि इसीलिए तो राजशाही में क्या था, एक राजा बन गए तो जिंदगी भर के लिए राजा हैं, बार बार उन्हें चुनाव में भाग थोड़ो लेना है। 5 साल बाद फिर वो हट जाएं या फिर वो इन्वेस्ट करें और फिर जीतें, रिकवरी करें और ना कर पाए, वह सब ये राजशाही की प्रवृत्तियां हैं कि हम ही बार बार रहें। जो सेवक है वह तो जो मिशन, जिस मिशन के साथ गया 5 साल, उस मिशन को पूरा किया, फिर हटना चाहता है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट्स हैं, जब अपना टर्म पूरा कर लेते हैं, कोई प्रोफेसर है तो बाद में फिर जाके प्रोफेसर हो जाता है। यहाँ तो अगर एक मंत्री हो गए ज्यादातर, तो फिर खानदानी, फिर सारे के सारे लोग राजनीति में ही आने लगते हैं। इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल राजनीति में आते हैं, जबकि होना चाहिए लोकनीति। तो लोकनीति नहीं है तो सब लोग राजनीति कर रहे हैं। तो संकट आता है नेताओं पर, कोई भी चुनाव हो या मध्यावधि चुनाव हो, विशेष रूप से कि जितना टाइम के लिए उन्होंने कैलकुलेट करके खर्चा किया था कि 5 साल में रिकवरी करेंगे, और वह रिकवरी शॉर्ट टर्म रह गई, आधी अधूरी रह गई, तो उनको इतना बड़ा अफनाहट या संकट आता है कि वह चिल्लाने लगते हैं कि संकट आ गया, संकट आ गया, संकट आ गया। लेकिन कैसे कहें कि हमारे ऊपर संकट आ गया? तो वह सब कुछ कहते हैं कि देश के नाम पर संकट आ गया, देश पे संकट आ गया, क्योंकि वह हर काम देश के नाम पर करते हैं। लूटते भी हैं तो देश के नाम पर लूटते हैं। तो संकट भी आया, उन पर संकट आया जितने चुने हुए प्रतिनिधि थे, और फिर चुनाव में भाग लेना हो, जनता के सामने जाना होगा, तो वो चिल्लाने लगते हैं, चारों उन्हीं के छपते हैं, तो कि हमारे ऊपर नहीं, मतलब हमारे ऊपर क्यों कहेंगे, वो कहेंगे देश पे संकट आ गया, मध्यावधि चुनाव देश के लिए संकट है, और आप स्थायी सरकारें चुनो, और ऐसी सरकारें चुनोगे, एक पार्टी की सरकार लाओ, क्योंकि अगर अस्थायी सरकारें चुनोगे तो फिर प्रदेश में संकट आ जाएगा। और संकट का सबसे बड़ा जो कारण बताते हैं कि चुनाव इतना खर्चीला है, इतना पैसा खर्च होता है चुनाव में, जिससे वो प्रदेश और या देश पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। अब आप चुनाव के खर्च की एनालिसिस करिए। किसी भी चुनाव में जो खर्च है, उस प्रदेश या उस
देश मतलब भारत के लोकसभा के चुनाव में जो पूरा भारत के एक साल का बजट है उसका बहुत छोटा परसेंटेज होता है, बहुत छोटा परसेंटेज। और खर्चे दो तरह के होते हैं, एक जो सरकार कर रही है चुनाव कराने में, और एक जो प्रत्याशी कर रहे हैं अपने चुनाव लड़ने में। जो खर्च तो वैसे ही हो रहा है, जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी वैसे भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा लोगों को हायर नहीं किया जाता, अधिक लोगों को, ऐसा नहीं कि चुनाव के लिए हम किसी को लाखों लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको सैलरी देना हो। हाँ, कुछ गाड़ियां जरूर चलती हैं, उनके डीजल पर जितना खर्चा आता हो और कुछ स्टेशनरी पर जो खर्चा आता हो वही सरकार का खर्चा है, टीए वगैरह। बाकी सारी व्यवस्था तो चल ही रही है सरकारी। प्रत्याशियों द्वारा किया गया खर्चा जरूर बहुत ज्यादा, सरकारी खर्चे से कई गुना ज्यादा होता है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा में एवरेज 10 प्रत्याशी हैं, उसमें 5 ऐसे होंगे जो कम से कम 4-25-30 करोड़ रुपए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे देश में, और इसके अलावा उनकी पार्टियां खर्च कर रही हैं। पार्टियां अंधाधुंध हेलीकॉप्टर ये वो, मीडिया में विज्ञापन। चुनाव के दौरान अगर आप 5 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर का भी प्रचार करें तो उसके लाखों मीडिया के रेट्स, क्योंकि कमाने का उनका भी उसे वही समय रहता है। और पूरे पेज के विज्ञापन का तो करोड़ों में जाता है प्रिंट मीडिया में, विजुअल में देखिए। तो पार्टियों का तो अंधाधुंध पैसा खर्च होता है, इसलिए संकट पार्टियों पे भी आता है और संकट प्रत्याशियों पे भी आता है। अब यह पैसा जाता कहाँ है? सोर्सेज मैंने बता दिए, सरकार का कुछ खर्चा होता है, सरकार भी मीडिया में विज्ञापन पे भी खर्चा करती है, इसके अलावा आने जाने और इन सब चीज़ों पे, टीए स्टेशनरी पे। लेकिन पार्टियों का और प्रत्याशियों का जो खर्चा है, पार्टियां भी कितने कितने पैसे देती हैं में भी, और अकाउंट से भी, और प्रत्याशी अपने प्रचार में जो खर्च कर रहा है, तो पैसा जो भी अंधाधुंध लग रहा है और जिसकी वजह से कह रहा है बहुत खर्चा होता है चुनाव में, वह प्रत्याशियों और पार्टियों का है मूलतः। अब आप सोचिए, मतलब जो हाँ हमको जाना है, जब संविधान के अनुसार सब कुछ होने लगेगा, जब प्रत्याशी पब्लिक ढूंढ ढूंढ के प्रत्याशी बनाएगी, तो ये खर्चे खत्म हो जाएंगे। तब तो बस केवल सब मिनिमम खर्चा होगा। इलेक्शन कमीशन की जो आज लिमिट है वो भी बहुत ज्यादा है, 35 लाख या 25 लाख। 2 लाख में मुश्किल से विधानसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है और 3-4 लाख में लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है, केवल अपना नाम बताने के लिए। और अगर आपका काम वहां लोग जानते हैं, नाम जानते हैं, तो और कम हो जाएगा। लेकिन खर्च कर रहे हैं करोड़ों करोड़ों। ये जो करोड़ों करोड़ों खर्च हो रहा है, इसका ज्यादा हिस्सा शराब, पैसा और क्या क्या बांटने में भी हो रहा है। यह एकदम गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन थोड़े समय के लिए अगर हम ये मान भी लें कि ये हो रहा है, गैर कानूनी ही सही, असंवैधानिक ही सही, अगर ये हो रहा है, जो कि सब जानते हैं, हम लोगों को भी खबरें मिलती रहती हैं, यहाँ तक कि ये भी खबर मिलती है कि यहाँ पे हो रहा है, और जिनको बांटा जाता है वो भी आके बताते हैं, बाद में कोई चीज छिपी नहीं रहती।
उसकी असंवैधानिकता और गैर कानूनी स्वरूप को थोड़े देर के लिए अगर हम छोड़ दें, तो अब ये सोचिए कि यह जो बंट रहा है ये कहां से निकल रहा है और कहां जा रहा है। अमीरों के पॉकेट से, अमीरों के पास जो अथाह धन पड़ा हुआ है और ज्यादातर गैर कानूनी, तभी तो इस तरह से खर्च हो रहा है। या कॉरपोरेट हाउसेस के कंट्रीब्यूशंस जो कि इलेक्शन फंड में जा रहे हैं, या सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे भी इलेक्शंस में अब डाइवर्ट किए जाने लगे हैं। तो ये सब जो हो रहा है वहां से, और नेताओं के एक बेश अथाह पैसे तो इसमें खर्च हो ही रहे हैं, और जा कहाँ रहा है? गरीबों को बंट रहा है, मजदूरों को बंट रहा है, किसानों को बंट रहा है, अमीरों को नहीं बंट रहा है, गरीबों को बंट रहा है। साड़ी बंट रही है, साइकिल बंट रहा है, क्या क्या नहीं बंट रहा है, कंबल बंट रहा है, हजार हजार दो दो हजार हर वोटर को बंट रहा है, यहाँ खर्चा हो रहा है। तो आज की स्थिति में यह गैर कानूनी भी अगर है तो अमीरों से निकल करके गरीबों में बंट रहा है। इसके अलावा इलेक्शन आते ही सड़कें ठीक होने लगती हैं, जहां नलकूप खराब है वो ठीक होने लगता है। बहुत सारे और जो व्यवस्था की गड़बड़ियां हैं वो इलेक्शन टाइम में सब अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो एक तरह से जनता के लिए यह एक मौका है, जब जो काम कोई पंचवर्षीय योजना नहीं कर पाती है, या अब तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ही नहीं, लेकिन जो नहीं कर पाती थी या सरकारें साल भर में नहीं कर पाती, वह चुनाव आते ही सब हो जाता। एक चुनाव में इतना पब्लिक को पहुंच जाता है जो एक पंचवर्षीय योजना नहीं पहुंचा पाती। इसलिए राइट टू रिकॉल का ये जो स्वतः पब्लिक को मिलता है, यह पब्लिक के लिए एक मौका होता है। यह जो गलत तरीके से भी बंट रहा है, आखिर गरीबों को मिल ही रहा है। शराब जो बंट रहा है वो तो बहुत गलत है, लेकिन जो लोगों को मिल रहा है तो उन्हीं का धन जो कहीं और हथियाया हुआ था, कमाया हुआ था, बचाया हुआ था, कट लिया हुआ था, कमीशन में गया था, वह अब उन तक सीधे पहुंच रहा है चुनाव के दौरान। तो पब्लिक के लिए यह एक मौका है अच्छा व्यक्ति चुनने का। और अन्यथा भी इवन इस गैर कानूनी व्यवस्था में भी सिल्वर लाइनिंग ये है कि अमीरों से, अमीरों की तिजोरी से, अमीरों के पॉकेट से निकल करके संसाधन और धन जनता तक पहुंच रहा है। तो चुनाव पब्लिक के लिए एक मौका है, एक अवसर है। मीडिया दिखाती है कि मध्यावधि चुनाव, आर्थिक संकट, ये संकट, और जनता जिसके लिए अवसर है वो भी अपने अनुभव को भूल करके, गहराई में इसको सोचने को भूल करके वो अपने लिए संकट मानने लगती है, वो भी मध्यावधि चुनाव का विरोध करने लगती है। तो राइट टू रिकॉल जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि गांव पंचायतों के लिए तो राइट टू रिकॉल संविधान में ही दे दिया गया है, पंचायती राज अधिनियमों के द्वारा, संविधान के उस संशोधन के द्वारा। लेकिन हर मध्यावधि चुनाव पब्लिक के लिए राइट टू रिकॉल है। और जिस तरह से 2 साल के बाद अगर गांव के लोग प्रधान को निकालते हैं तो प्रधान को संकट महसूस होता है, उसी तरह से जब कोई मध्यावधि चुनाव चाहे केंद्र में या राज्य में होता है तो वह संकट होता है। जैसे वहां प्रधान को संकट है, वैसे यहाँ नेताओं को, पार्टियों को संकट है। प्रदेश में संकट आ गया, चुनाव का बोझ आ गया, और मीडिया वही दोहराती, वह जनता की आवाज नहीं, वह नेताओं की ही आवाज और पार्टियों की आवाज ही दिखाती है, जिसकी वजह से जनता, जिसके लिए यह एक अवसर है, एक बून है, एक तरह से ईश्वर द्वारा प्रदत्त मौका है,
उसको वह भी संकट मानती है। और कितने सारे जो गाड़ियां गरीबों के वो ऑटो और ये और वो जो कभी हायर नहीं होते या चलते नहीं हैं, इलेक्शन टाइम में वो सबकी मांग हो जाती है। लोगों को महीने 2 महीने खाने के लिए व्यवस्था हो जाती है। 2-3 महीने वह जनता के लिए कितने आनंद, गरीब जनता के लिए कितने आनंद के होते हैं चुनाव, वो आप सोच भी नहीं सकते हम। लेकिन चूंकि मीडिया दिखाता है कि जनता पे संकट आ गया, अर्थ का संकट आ गया, तब माना जाएगा जब हमारा कोई चीज व्यर्थ हो, निरर्थक हो। यहाँ गरीब अमीरों से निकल करके, अमीर पार्टियों से निकल करके गरीब जनता के पास जा रहा है। इसलिए हाँ, केवल और केवल नुकसान जो पेट्रोल और डीजल का होता है, जो एक्स्ट्रा गाड़ियां चलती हैं, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को और टफ होना चाहिए। जो हजारों गाड़ियों का काफिले का परमिशन देते हैं, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो 4-5 गाड़ियां चलानी हैं, केवल कैंडिडेट की उसी को होना चाहिए, उसके अलावा कोई गाड़ी की परमिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो परमिशन दे देते हैं, हजारों गाड़ियों की रैली निकल रही है इलेक्शन टाइम में, और ये सब टोटल बंद होना चाहिए। ये जो वेस्टेज, जो हम जिन चीज़ों का आयात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का, इसको, और ये गैर जरूरी है। प्रचार तभी काम करता है जब वो थोड़ी सीमा में हो। जब किसी का बहुत ज्यादा प्रचार होने लगता है, ये बात क्यों पार्टियों को समझ नहीं आती कि बहुत ज्यादा प्रचार तो बाढ़ की तरह से होता है। जैसे बाढ़ आने से नुकसान होता है, वैसे बहुत ज्यादा प्रचार करने से भी नुकसान होता है। लेकिन हमारे अभी देश के लोग वोट देते समय भौकाल देखते हैं। लोग कहते हैं कि हम भौकाल बना रहे हैं। ये भौकाल नहीं है, सेवा देखिए, भौकाल मत देखिए। वो परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो आज 6:30 बजने जा रहा है, और इसलिए आज की बातचीत यहीं समाप्त की जा रही है। बड़े ज़रूरी मुद्दे पर आज राइट टू रिकॉल पर चर्चा हुई, जो कि गांव पंचायतों में मिल गया है और विधानसभा और लोकसभा में राइट टू रिकॉल के मध्यावधि चुनावों के माध्यम से मिलता है। इस पर आगे चर्चा कल सुबह फिर कुछ करेंगे, और ये गांव पंचायतों के, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसके अलावा कल हम लोग केंद्र की जो सूची है, किन विषयों पे केंद्र काम करता है, किन विषयों पे राज्य काम करते हैं, किन विषयों पे दोनों काम कर सकते हैं, किसमें जो बचे हुए मुद्दे हैं उस कैसे केंद्र पे दिए गए हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और मैं सवाल पढ़ूंगा, जो भी आपके विचार होंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज काफ़ी लोगों ने सुना, और यूट्यूब शुरू में 1-2 मिनट यूट्यूब सेट करने में टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो गया। तो एक बार फिर शुभ रात्रि आप लोगों को, बहुत बहुत नमस्कार। और कल शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। तो मैं वही कह रहा था कि जब ये कार्यक्रम हम भारत के लोग से और आगे बढ़ेगा, तो हम धरती के लोग, ये एक श्रृंखला शुरू की जाएगी, चाहे साथ साथ या इसको रिप्लेस करके वो, लेकिन वो 2-3 साल बाद होगा। और शायद उसके लिए भाषा अंग्रेजी रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हिंदी में हम भारत के लोग, क्योंकि हम धरती के लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम भारत माँ के संतान हैं, तो हम एक दूसरे से बंधुता के रिश्ते से जुड़े हैं। वैसे हम धरती के लोग, हम धरती माँ की संतान हैं, तो वहाँ भी बंधुता के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो उस सार्वभौमिक रिश्ते पर भी चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उस कार्यक्रम के बारे में भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार।